नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना झा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रदूषण और स्मॉग की समस्या से निपटने के लिए 5 राज्यों में होगा डीकंपोजर कैप्सूल का परीक्षण। पराली जलाने की समस्या को लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ केंद्र की मंत्री स्तरीय बैठक में फैसला। हॉटस्पॉट पर बढ़ाई जाएगी निगरानी। कोविड कंटेनमेंट जोन से बाहर अनलॉक 5 के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स। कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। 83.53% हुई रिकवरी दर। अब तक 52,73,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 8 अक्टूबर तक दाखिल किया जा सकेगा पर्चा। प्रदेश की 243 में से 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को होगा मतदान। निर्वाचन आयोग की टीम ने नक्सल प्रभावित इलाकों में तैयारियों का लिया जायजा। और लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई फ्लाइट के टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा वापस। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया विमानन कंपनियों को आदेश। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक 5 के गाइडलाइंस आज से लागू हो गई हैं। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन कड़ाई से लागू रहेगा। अनलॉक 5 के तहत दिशा निर्देशों में कुछ और गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी गई है। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को फिर खोलने की अनुमति होगी, जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50% तक ही होगी। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन की इजाजत होगी। इसके लिए वाणिज्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी किया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को फिर खोलने की अनुमति होगी। मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी संबंधित मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। ये फैसला स्थिति के आकलन और नियमों का पालन करने के आधार पर संबंधित स्कूल और संस्थाओं के प्रबंधन के परामर्श के बाद किया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी, साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी। इन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। सरकार ने साफ किया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक समेत दूसरे समारोह के लिए पहले से और ज्यादा ढील दी गई है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजनों की निश्चित शर्तों के साथ अनुमति देने की रियायत दी जा रही है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी रहेंगे, जिसका अनुपालन सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए देश भर में किया जाएगा। आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 14 लाख से ज्यादा कोरोना के नमूनों की जांच हुई है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत ने प्रति लाख होने वाली कोरोना जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 5 गुना ज्यादा जांच की है। वहीं देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 83.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 85,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। लगातार स्वस्थ होने की बढ़ रही दर से कोविड रोगियों की संख्या में भी कमी आई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 85,376 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 52,73,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर
83.53% हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 86,821 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 63 लाख को पार कर गया है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 1,181 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 98,678 हो गई है। अभी देश में कोरोना के 9,40,705 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 14.9% हैं, जबकि मृत्यु दर 1.56% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,23,052 नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर अब तक 7,56,19,781 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यात्रियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी एयरलाइनों में कोरोना के चलते लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए पूरी राशि वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की ओर से दाखिल प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने साफ किया कि यदि ट्रैवल एजेंट्स के जरिए टिकट खरीदा गया है तो रिफंड की प्रक्रिया भी वैसी ही होगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन अवधि 25 मार्च से 24 मई तक उड़ानों के रद्द होने के बाद एयरलाइंस को टिकट कैंसिल की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर यात्रियों को पूरी राशि वापस करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं काटा जाएगा। यदि कोई एयरलाइन वित्तीय संकट में है और ऐसा करने में असमर्थ है तो एयरलाइन 31 मार्च 2021 तक यात्रियों की पसंद की यात्रा क्रेडिट शेल दे सकती है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। वायु प्रदूषण के मसले पर आज पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में बैठक हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बीते सालों में उठाए गए कदमों के जरिए हवा की बेहतर गुणवत्ता के दिनों में इजाफा हुआ है। पिछले कई सालों से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को पराली जलाने के कारण पैदा हुए प्रदूषण और स्मॉग की दिक्कतों से दो चार होना पड़ा है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने इससे निजात दिलाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर खास योजना बनाई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक खास डिकम्पोजर कैप्सूल तैयार किया है, जिसके जरिए इस बार पराली जलाने की समस्या से निपटने की तैयारी है। इसका ट्रायल 5 राज्यों में किया जाएगा। ये फैसला दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के साथ बैठक में लिया गया। ICAR ये भारत सरकार की कृषि संशोधन की जो संस्था है, काउंसिल है, तो पूसा संस्था के द्वारा एक डिकम्पोजर का नया शोध भी किया है। इसकी भी ट्रायल सभी राज्यों में इस साल होगी, क्योंकि हजारों हेक्टेयर पर इस तरह की ट्रायल होके उसके परिणाम आएंगे तो अगली साल और बढ़त मिलेगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2016 में केंद्र सरकार ने हवा की सेहत को सुधारने की कोशिशें शुरू की थीं, जिसका असर अब दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों के जरिए दिल्ली में बेहतर हवा के दिन पिछले 3 साल में 108 से बढ़कर 182 दिन हो गए हैं, जबकि दूषित हवा के दिन अब घटकर 246 से 183 दिन रह गए हैं। तो बहुत सारे उपाय केंद्र ने किए, राज्यों ने भी काम किया और इस सबका परिणाम हुआ है कि ये अच्छे हवा के दिन थोड़े बढ़े हैं और बुरी हवा के दिन थोड़े कम हुए हैं, लेकिन यह और भी अच्छा करने की जरूरत है। इस पर आज बैठक में जोर दिया गया। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट समेत पड़ोसी राज्यों में हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और उस पर अब राज्य सरकारों को काम करने के लिए कहा गया है। वायु प्रदूषण का सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है, लिहाजा कोरोना महामारी के दौरान इससे ये स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए राज्य सरकारों को खास ध्यान देने को कहा गया है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा
कि भारत में हमेशा से प्रकृति की रक्षा की गई है और इसके पीछे ये सोच रही है कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगी। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत ने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन और पेड़ों के कवर को करीब 25% तक बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत संरक्षण, स्थायी जीवन शैली और हरित विकास मॉडल के जरिए जलवायु के प्रभाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में जंगली बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। राष्ट्र की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 2 परियोजनाओं प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च की गई है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएगा। If you protect nature, nature will protect you. Inspired by Mahatma Gandhi, the ethos of non-violence and protection of animals and nature have been suitably enshrined in Constitution of India and is reflected in several laws and legislations. It is due to these beliefs and efforts and the India's ethos, with only 2.5% of Earth's landmass, we have 8% of world's recorded biodiversity. In the course of last decade, India has enhanced the combined forest and tree cover by 15,000 square kilometer to reach nearly 25%. केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज एनईपी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तहत ट्विटर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े सवालों का जवाब दिया। इस दौरान देश भर से छात्रों ने शिक्षा मंत्री से नई शिक्षा नीति से जुड़े कई सवाल पूछे। शिक्षा नीति के लागू होने से लेकर पाठ्यक्रम से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देते हुए मंत्री जी ने कहा कि तमाम हितधारकों के साथ चर्चा करते हुए एनईपी को लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसे नीति में निर्धारित टाइमलाइन के मुताबिक वास्तविक तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ऑनलाइन शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने भविष्य में स्वयं प्रभा और दीक्षा जैसी ऑनलाइन पोर्टल का विस्तार करने की बात भी कही। वहीं उन्होंने अनलॉक 5 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र शासित राज्यों में स्कूल खोलने की दी गई राहत को प्रशंसनीय कदम बताते हुए छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर सबसे सहयोग की उम्मीद जताई। राज्यों को ये कहा गया है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए और चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को वो खोल सकते हैं और उन स्कूलों को खोलने में स्कूल जो संस्थान है वो प्रबंधन तंत्र है, अध्यापकगण, अभिभावकगण, ये परामर्श करने के बाद और सुरक्षा और स्वास्थ्य इसकी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर ये स्कूल खोलने का जो निर्णय गृह मंत्रालय ने दिया है, मैं गृह मंत्री जी का हृदय से बहुत आभारी हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आयुष्मान भव में इस बार बात कोविड-19 और आंखों की बीमारियों की। हमारे साथ जुड़ेंगे एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर सुदर्शन खोखर, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर मंजूषा राजगोपाला। आप अपने सवाल हम तक इन जरियों से भेज सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @राज्यसभा टीवी। #RSTV आयुष्मान भव का इस्तेमाल करें। facebook.com/राज्यसभा टीवी पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें जीमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmanbhav.rstv@gmail.com। देखिए आयुष्मान भव हर शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 71 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव तैयारियों का आकलन करने के लिए 3 दिवसीय दौरा पूरा कर लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज पटना में प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी भी दी। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे चुनाव तारीख नजदीक आ रही है, सियासी सरगर्मी भी तेज हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण की सीटों के लिए 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण के तहत जिन जिलों में चुनाव होंगे उनमें मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा, मोकामा, पटना, आरा, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल हैं। इन जिलों की 71 सीटों पर इस महीने की 28 तारीख को मतदान होगा। इस बीच चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम आज गया के दौरे पर रही। इस दौरान पहले चरण के तहत जिन जिलों में चुनाव होना है वहां तैयारियों का जायजा लिया गया। 3 दिवसीय दौरे के समापन से पहले चुनाव आयोग की तरफ से पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी भी दी गई। जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन है वो भी अपनी वोट दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन मतदान होगा उसके आखिरी घंटे में। और जो पोस्टल बैलेट की सुविधा है जो ऑलरेडी कंटेनमेंट उनको दी जा चुकी है, कंटेनमेंट जोन वाले जो इलेक्टर्स है वो भी वोटिंग दे सकते हैं इन देयर पोलिंग बूथ ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स, अगर वो कोविड फ्री है तो। निर्वाचन आयोग की टीम ने कई उच्च अधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना स्थिति के मद्देनजर चुनावों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों की संख्या भी कम की गई है। राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया है कि वे मतदाताओं को नई तैयारियों के बारे में जानकारी दें। पोलिंग स्पेसेस को डीकंजेस्ट करने के लिए और ज्यादा मूवमेंट अलाउ करने के लिए पोलिंग टाइम हैज ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड। वी हैव टेकन इट हियर by 1 hour. Polling will now be held from 7 a.m. to 6 p.m. instead of 7 a.m. to 5 p.m. earlier. लेकिन ये जो आवर्स हैं ये लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स में इफेक्टिव नहीं होंगे और जो दर्रा एरिया आपका है उसमें भी ये इफेक्टिव नहीं होंगे। बिहार की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान कराया जाना है। 10 नवंबर को मतगणना होगी और चुनाव की प्रक्रिया 12 नवंबर तक पूरी हो जाएगी। बिहार में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सितंबर महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान कुल संग्रह 95,480 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले अगस्त महीने में जीएसटी संग्रह 86,449 करोड़ रुपए रहा था। यानी सितंबर में जीएसटी संग्रह में 9,049 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जो चालू वित्त वर्ष में अब तक किसी एक महीने में किया गया सबसे ज्यादा कलेक्शन है। वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सितंबर 2020 का जीएसटी संग्रह पिछले साल के इसी महीने के कुल जीएसटी संग्रह से 4% ज्यादा है। 95,480 करोड़ रुपए के सकल जीएसटी राजस्व में केंद्रीय जीएसटी 17,741 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 23,131 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी 47,484 करोड़ रुपए और उपकर 7,124 करोड़ रुपए रहा। मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने नियमित निपटान के रूप में एकीकृत जीएसटी से केंद्र जीएसटी को 21,260 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी को 16,997 करोड़ रुपए दिए। नियमित निपटान के बाद सितंबर महीने में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व केंद्रीय जीएसटी के लिए 39,001 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी के लिए 40,128 करोड़ रुपए रहा। हाथरस घटना में बेटी की मौत से आहत परिवार ने एक पत्र जारी कर लोगों से धरना प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। इस पत्र में मृतका के पिता ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने परिवार की सभी मांगों को मानने के साथ इस मामले में न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया है। पीड़िता के पिता के मुताबिक वो शासन की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं।
ऐसे में लोग किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना करें। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़ित परिवार से बात की थी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। कोरोना महामारी के चलते विदेश में फंसे भारतीय लोगों को वापस भारत लाने के लिए चलाए जा रहे वंदे भारत मिशन का 7वां चरण आज से शुरू हो गया। इसमें 820 अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर विमान चलाए जाएंगे और 19 देशों से 1.5 लाख लोगों को भारत लाया जाएगा। To meet the continued demand, Phase 7 of Vande Bharat mission has been operationalized from today. As of now, 820 international flights have been scheduled from 19 countries to be operated under Phase 7. These include mainly flights from among the 14 countries with which India has a bilateral air bubble arrangement. These flights will reach 24 airports across India, repatriating an estimated 1.5 lakh people. वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार कर एक रणनीति पर काम करने के लिए 6 अक्टूबर को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर उस बैठक में भाग लेंगे। रणनीतिक रूप से अहम इस बैठक में चीन, पाकिस्तान और हिंद प्रशांत सहित सभी क्षेत्रीय मुद्दों की स्थिति पर बातचीत होगी। चारों विदेश मंत्रियों के बीच कोविड के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर विमर्श भी होगा। इसके अलावा वे कोविड की चुनौतियों के बीच एक दूसरे से तालमेल की स्थिति पर भी बातचीत करेंगे। As regards the agenda, it will broadly focus on the post-COVID-19 international order, as well as the need for coordinating responses to the challenges of the pandemic. There will also be discussion on regional issues, and I cannot share the specifics at this stage. The foreign ministers are also expected to collectively reaffirm the importance of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को भारत और चीन के बीच संपन्न WMCC की बैठक में जमीनी स्तर पर लद्दाख सीमा पर हुई सहमति को संपूर्ण तरीके से लागू करने पर बात हुई है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को एक सवाल के जवाब में बताया कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि पूर्व में इस मसले पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति को लागू करना सीमा पर शांति के लिए बेहद जरूरी है। In the WMCC, the two sides were of the view that it was necessary to implement the steps outlined in the last meeting of the senior commanders so as to avoid misunderstandings and to maintain stability on the ground. As agreed in the last senior commanders meeting, the two sides are now working to schedule the next, which is the 7th round of the meeting, so that both sides can work towards early and complete disengagement of the troops along the LAC and in accordance with the existing bilateral agreement and protocols and fully restore peace and tranquility. पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत आज भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रालय के बीच वर्चुअल माध्यम से संवाद का आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया, जबकि म्यांमार पक्ष का नेतृत्व वहां से स्थायी सचिव यू सोई हान ने किया। ये दोनों देशों के बीच इस तरह का 19वां संवाद था। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों ने आपसी संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार किया, जिसमें सीमा पर सहयोग और सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार भी शामिल था। इस संवाद के दौरान म्यांमार में चल रही भारतीय विकास परियोजनाओं की समीक्षा, व्यापार सहयोग और निवेश गठजोड़, बिजली के क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग और बागान शहर में आए भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुए बौद्ध मंदिरों के पुनर्निर्माण पर भी विचार किया गया। संवाद के दौरान यह भी तय किया गया कि दोनों देशों की मंत्री स्तर की संयुक्त व्यापार कमेटी की बैठक 20 अक्टूबर को होगी। दोनों ही पक्षों ने कोविड-19 के असर को कम करने, वैक्सीन के विकास, आपूर्ति और दवाइयों की आपूर्ति पर भी चर्चा की। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है।
हर साल 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस दिन का मकसद विश्व में वृद्धों और प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाना है और साथ ही इस दिन वरिष्ठ नागरिकों के समाज में योगदान और भूमिका पर जोर देते हुए बढ़ती उम्र से संबंधित हर पहलू पर जागरूकता पैदा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र की वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की इस साल की थीम स्वस्थ युग के दशक में बहुआयामी दृष्टिकोण है, जिसमें कोविड-19 के दौरान वृद्ध नागरिकों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर समाज और देश के वरिष्ठ नागरिकों को सादर प्रणाम करता हूं और उनके स्वास्थ्य और संतोष की कामना भी करता हूं। उनके दिए गए संस्कार ही सभ्य समाज की नींव है। महामारी के इस दौर में वृद्ध जनों और उनकी स्वास्थ्य जरूरतों का विशेष ध्यान रखें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज जन्मदिन है। 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर के छोटे से गांव परोख में जन्मे रामनाथ कोविंद ने वकालत की उपाधि लेने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वो कई वर्षों तक केंद्र सरकार के वकील भी रहे। 25 जुलाई 2017 को उन्होंने देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो अपनी सादगी, दूरदर्शिता, अनुकरणीय नेतृत्व और गरीबों की चिंता के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उनकी समृद्ध अंतर्दृष्टि और नीतिगत मामलों की समझदारी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। इसके साथ ही अन्य नेताओं ने भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके जन्मदिन की बधाई दी। एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 आज अमेरिका से भारत आ गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान ने लैंड किया। भारत ने वीवीआईपी की यात्रा के लिए ऐसे 2 खास विमान बोइंग से लिए हैं। विशेष वीवीआईपी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 की कई खासियतें हैं। ये एयरक्राफ्ट अत्याधुनिक मिसाइल रोधी प्रणाली और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। एयरक्राफ्ट एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम बिना हैक हुए मिड एयर में ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन फंक्शन की सुविधा देता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।